So good morning class. Today we'll start with class 8 history chapter 5. When people rebel 1857 and after. So this is our fourth lecture. In this lecture our first topic is the company fights back. So हम कह सकते हैं we have discussed so many topics regarding the last classes. इन लास्ट क्लासेस लास्ट क्लासेस में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था कि किस तरह से पीजेंट्स, फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार्स, बहादुर शाह जफर एंड द चीफ्स, उन्होंने मिलकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वार शुरू कर दी थी और ब्रिटिश बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया था फ्रॉम मेरठ टू बैरकपुर एंड इन दिल्ली। इसी तरह से पूरे इंडिया में एक रेवेलियन स्टार्ट हो गया था जो कि आज तक का इंडिया में सबसे बड़ा रेवेलियन था बाय द पीपल ऑफ इंडिया। सो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि ये जो रिबेलियन स्टार्ट हुआ इसमें ब्रिटिश ने किस तरह से फाइट किया टू स्टॉप दिस रिबेलियन विच वाज गोइंग ऑन इंडिया। सो द कंपनी फाइट्स बैक। Undeterred by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. So हम कह सकते हैं इस उथल पुथल के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपना सारा पूरा जोर लगा दिया ताकि इस रिवोल्ट के अगेंस्ट में वो वार कर सके। सो इसके लिए इट ब्रॉट reinforcement from England, passed new laws so that the rebel could be convicted with ease and then moved into the storm centers of the revolt. So यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इसको फाइट करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड से आर्मीज बुलाई, मीन्स मिलिट्री या फिर सोल्जर्स उन्होंने बुलाए और एक नया कानून पास कर दिया। इसके बाद उन्होंने जो भी हमारे रिवोल्ट सेंटर्स थे, जो मेन सेंटर्स थे उसमें से लखनऊ, दिल्ली, इन सबको उन्होंने कैप्चर कर लिया और दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबल फोर्सेस इन सितंबर 1857। तो दिल्ली को जो है उन्होंने फिर से कब्जा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या फिर ब्रिटिश आर्मी ने दिल्ली को फिर से अपने कब्जे में ले लिया इन द ईयर 1800 सितंबर 1857 में। सो उस समय जो लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड टू कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। उस समय उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और वहां पे जो किंग थे बहादुर शाह जफर, उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया, कोर्ट में उनकी ट्रायल हुई और उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद हिज सन्स वेर शॉट dead before his eyes and his wife Begum Jinat Mahal were sent to the prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Jafar died in the Rangoon jail in November 1862. इसके बाद जैसे ही उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उन्हीं के आंखों के सामने जो बहादुर शाह जफर के बेटे थे उनको गोली मार दी गई और उस बहादुर शाह जफर को और उनकी वाइफ को बेगम जीनत महल को उन्होंने रंगून जेल में शिफ्ट कर दिया और रंगून जेल में अक्टूबर 1857 में उन्हें रंगून जेल में भेज दिया गया और बहादुर शाह जफर जो है वो नवंबर 1862 में वो आखिरी सांस लिए, मीन्स वहां पे उनकी डेथ हो गई। सो द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली however did not mean that rebellion died down after that. सो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पे रिकैप्चर कर लिया उसका ये मतलब नहीं था कि जो रेबेलियन स्टार्ट हुई थी इंडिया में वो खत्म हो गई। इसके बाद भी करीब 2 सालों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन सोल्जर्स ने जो रिवोल्ट स्टार्ट की थी उसके अगेंस्ट में उनको फाइट करना पड़ा। सो पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। उन्होंने अपने जो जारी थे जो रिवोल्ट था वो जारी रखा उन्होंने। इसके बाद द ब्रिटिश हैज टू फाइट फॉर 2 years टू सरप्राइज द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रेबेलियन। लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1857। लखनऊ को फिर से कैप्चर कर लिया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। रानी लक्ष्मी वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। सो हम कह सकते हैं लखनऊ को फिर से ब्रिटिश आर्मी ने फिर से उस पर कब्जा कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो इसमें उनका देहांत हो गया, उनको मार दिया गया इन द ईयर 1858। उसके बाद तात्या तोपे जो थे वो किसी तरह से तात्या तोपे एस्केप टू जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू फाइट ए गुरिल्ला वार विद द सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल एंड पीजेंट्स लीडर्स। ही वाज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। इसके बाद जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया इन द ईयर 1858, जो तात्या तोपे थे वो किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो गए और वो जंगलों में जाकर के रहने लगे और जंगलों में रहने के बाद भी उन्होंने वहां पे जो ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल पीपल थे,
और जो वहाँ पे पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनके हेल्प से उन्होंने अपना जो विद्रोह है उसको गुरिल्ला वार के रूप में वो कायम रखे। मीन्स उन्होंने गुरिल्ला वार करना शुरू कर दिया। मीन्स गुरिल्ला वार इज ए टाइप ऑफ वार इन विच ए सडन अटैक इज डन। हम कह सकते हैं गुरिल्ला वार एक ऐसा वार है जो कि सडनली किसी पे धावा बोल करके उसको हम हरा दे, इसी को क्या कहते हैं, गुरिल्ला वार कहते हैं। तो तात्या तोपे जो है वो गुरिल्ला वार में इन्वॉल्व हो गए और इसी तरह से उन्होंने ब्रिटिश से अपनी लड़ाई जारी रखी। लेकिन बाद में तात्या तोपे को भी उन्होंने पकड़ लिया और उन पे भी ट्रायल चला और उनको भी इन द ईयर 1859 को उनको भी मार दिया गया। इसके बाद जस्ट ए विक्टोरियस अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज्ड रिविलियन। जिस तरह से रेबिलियन स्टार्ट हुआ था पहले, जो सिपाही म्यूटनी थी या फिर जो सोल्जर्स ने जो रिवोल्ट शुरू किया था, इसको देखने के बाद जो भी लोग थे इंडिया में, उनके मन में भी एक ज्वाला सी भरी और उन्होंने भी इन रिवोल्ट में शामिल हो गए। मीन्स उन्होंने भी सबको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इस पे रिकैप्चर कर लिया और जितने भी लीडर्स थे उन सबको मार दिया गया, तो फिर लोगों की हिम्मत जो है वो टूट गई और वो बहुत सारे लोग जो है वो रेबिलियन को छोड़ दिए और अपना कॉमन लाइफ जो है वो फिर से स्टार्ट करने लगे। फिर से अपना जो दैनिक जीवन थी उसको वो जीने लगे। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू win back the loyalty of the people. They announced rewards for loyal landlords would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. Those who had rebelled were told that if they submitted to the British, if they had not killed any white people. So हम कह सकते हैं कि जैसे ही लोग विद्रोह को छोड़ने लगे तो ब्रिटिशर्स ने अपनी लॉयल्टी को बरकरार रखने के लिए, मीन्स अपनी छवि को सुधारने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और उन्होंने इनाम्स भी रखे। कहा कि जो लोग रिवोल्ट में थे और जिनके लैंड्स हैं उनको वो जो सामान उनको पहले मिलता था वही सामान अभी भी मिलेगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और जिन्होंने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को या फिर ब्रिटिश पर्सनल को नहीं मारा है उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर किसी ने मारा है तो उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने अनाउंसमेंट किए और वो कोशिश कर रहे थे कि उनकी जो छवि है वो लोगों में सुधर जाए। दे वुड रिमेन सेफ एंड द राइट्स एंड क्लेम्स लैंड वुड नॉट बी डिनाइड। नेवरदलेस हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज, रिबल्स, नवाब्स एंड राजास वर ट्राइड एंड हैंग्ड। लेकिन जैसे ही रिवोल्ट शुरू हुआ, जब रिवोल्ट से जब लोग हटने लगे, जब उनमें फिर से उम्मीद जोश की कमी हो गई तो वो रिवोल्ट को छोड़ दिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत सारे यहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा, मतलब हंड्रेड्स ऑफ सिपाही, रिबल्स, नवाब्स एंड राजास को उन्होंने फांसी की सजा दे दी। इसी तरह से जो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपने डोमिनेशन को या फिर अपना जो कब्जा था इंडिया पे उसको फिर से बना लिया और जो भी लोग उस विद्रोह में शामिल थे उनको कहीं ना कहीं मार दिया गया पकड़ के। सब इसी तरह से कह सकते हैं ब्रिटिशर्स ने इस तरह से अपने जो भी एफर्ट्स थे उनको लगाया और फिर से हमारे जो रिवोल्ट, जो सिपाही थे या फिर जो पीजेंट्स थे या फिर जो किंग्स थे उनको हरा दिया गया। सो क्लास, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर मी। सो हम इसको देखने से पहले लेट्स सी सम ऑफ द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द कंपनी फाइट्स बैक। So class, here are some points regarding the company fights back. Let's see. Company brought reinforcement from England, passed new laws. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. Bahadur Shah Zafar was sentenced to life imprisonment. His sons were shot dead and his wife Begum Jiyut Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Rani Lakshmi Bai was defeated and killed in June 1858. Tatya Tope continued to fight a guerrilla war with the tribal peasants. He was captured, tried and killed in 1859. So let's see some other points. So class, here are two more points. Let's see. British announced rewards for loyal landlords would be allowed to enjoy traditional rights over their lands. Those people who have not killed any white people would remain safe and their rights and claims to land would not be denied.
सो जैसे ब्रिटिशर्स ने फाइट बैक किया और जितने भी रेबेलियंस थे उनको उन्होंने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद कहा कि जो भी अगर व्हाइट पीपल को नहीं मारे हैं तो उनको जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बट दोज हु हैव किल्ड व्हाइट पीपल दे विल बी सेंटेंस्ड टू डेथ। सो इसी तरह से जो कंपनी जो है वो फाइट बैक की। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड आवर लास्ट टॉपिक आफ्टर मीट। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। So the Britishers has regained control of the country by the end of 1859. So British कंपनी जो है वो 1859 के अंत तक जो कब्जा था इंडिया में उसको फिर से बनाने में कामयाब रही, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग एंड लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनीमोर। लेकिन इसका रिजल्ट ये आया कि इससे पहले जो रूल्स लगाए थे ब्रिटिशर्स ने, वो रूल्स जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गए। अब इसके बाद इनको नए रूल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। सो हियर इन दिस टॉपिक हियर आर 6 पॉइंट्स रिगार्डिंग आफ्टर मिड की मीन्स आफ्टर द रिवॉल्ट या फिर आफ्टर दिस क्या हुआ। सो क्लास लेट्स सी गिवन बिलो आर इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। अब देखते हैं आफ्टर द रिवॉल्ट कौन कौन से नए चेंजेस हुए। सो द ब्रिटिश Parliament passed a new act in 1859 and transformed the powers of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. अब इस विद्रोह का रिजल्ट ये आया कि ब्रिटेन से एक एक्ट पास हुआ जो कि 1859 में पास हुआ, और इसका मेन मोटो था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स थी इंडिया में उसको ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ पे, ब्रिटिश क्राउन मीन्स ब्रिटेन में। अब जो भी इंडिया में मैटर होती थी उसका डिसीजन कहाँ से आएगा, ब्रिटेन से, ना कि यहाँ पे जो भी वॉइसराइज हैं या फिर जो वॉइसराय हैं उनके अंडर में होगा। मीन्स अब जो भी डिसीजंस थे वो अब सीधे कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से। सो ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट for India and more responsible for all matters related to the governance of India. सब इसके बाद से जो है यहाँ पे एक सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया गया जिसका मेन काम था कि इंडियन स्टेट्स में जो भी मैटर्स थे वो कौन हैंडल करेगा, तो गवर्नेंस ऑफ इंडिया मीन्स उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे, डिसीजन करेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ द क्राउन or the Britain. He was given a council to advise him called the Indian Council. अब यहाँ पे जो सेक्रेटरी को जो अपॉइंट किया गया था उस सेक्रेटरी को एक एडवाइजर मिला। वो एडवाइजर जो है उसका काम है कि वो एडवाइस करेगा कि जो भी मैटर्स हैं उसको किस तरह से सॉल्व करने हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियन पीपल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बाद The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the Crown. सब यहाँ पे कह सकते हैं जो इंडियन गवर्नर जनरल थे उनको वाइसराय का टाइटल दिया गया। इसके बाद ये रेस्पॉन्सिबल थे किस चीज को, क्राउन को, मीन्स सीधे किसको, ब्रिटेन को। ब्रिटेन में जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उनको वो सीधे सीधे क्या करते थे, रिपोर्ट करते थे अंडर हिज लीडरशिप। सो थ्रू दिस measure the British government accepted direct responsibility for ruling India. अब इस तरह से कह सकते हैं कि जो रूलिंग का जो डायरेक्ट रूलिंग का जो प्रोसेस था वो कौन थे, अब सीधे ब्रिटेन से ही इंडिया को कंट्रोल किया जा रहा था, नॉट बाय द वाइसराय और द गवर्नर जनरल। सेकेंड वाज all ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdom to their heirs, including adopted sons. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British Crown. अब इसके बाद क्या हुआ, जो भी रूल्स थे, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जो भी इंडिया में चीफ्स थे, किंग थे, नवाब थे, जो भी थे, इनकी टेरिटरी को फिर भविष्य में कभी भी हथियाने का जो प्लान था ब्रिटिश का, उन्होंने इसको रद्द कर दिया। और ब्रिटिशर्स ने कहा कि आज के बाद से जितने भी किंगडम्स हैं उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कभी भी उसको कैप्चर नहीं करेगी, और इनके पास जो भी
इनके जो चीफ थे मीन्स जो इनके असिस्टेंट थे, उनकी जो भी पावर्स थी, टेरिटरी थी, वो बरकरार रहेगी और गवर्नमेंट जो आई मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनमें इन मैटर्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन इसमें एक ये बात थी कि जो भी किंगडम्स थे, जैसे कि हमने देखा रानी लक्ष्मीबाई जो फाइट कर रही थी, वो इसलिए फाइट कर रही थी क्योंकि वो अपने एडॉप्टेड सन को किंग बनाना चाहती थी। लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं था और ब्रिटिशर्स ने इस प्रोपोजल को रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन अभी जो जब न्यू लॉस आ गए तो उसमें जो ब्रिटिश क्राउन है उन्होंने कहा कि अब जो भी चाहे अपने एडॉप्टेड सन को किंग बना सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना होगा, अंडर द सॉवरेन पैरामाउंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अंडर में सारे के सारे काम करने पड़ेंगे और जो ब्रिटिश क्राउन है उसके अंडर में ही होगा। लेकिन जो भी टैक्सेस हैं वो कलेक्ट उस पहले की तरह ही रहेंगे। लेकिन जो न्यू लॉ जो है वो जो पहले के जो कानून थे उसको उन्होंने पूरी तरह से चेंज कर दिया था। इट वॉज डिसाइडेड दैट द proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased। अब जो फिर नया रूल इसमें ये था कि जो इंडियन सोल्जर थे, मीन जो कॉम्पोजिशन थे, मीन जो भी होल्डिंग्स थे, इसमें जो इंडियन सोल्जर्स हैं उसको अब बहुत कम रखेंगे और जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको वो बहुत ज़्यादा इसमें रखने लगे और इंडियन सोल्जर्स को बहुत ही कम मौका मिला टू ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी। इसके बाद it was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs and Pathans। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नया रूल और भी ये आया कि उस समय बेसिकली जो भी सोल्जर्स थे इन ब्रिटिश आर्मी वो कहाँ से आते थे, अवध से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया से। बट अब इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा आर्मी कहाँ से लेना शुरू कर दिया, फ्रॉम Gurkhas, Sikhs and Pathans। In fourth point, the land and property of Muslims was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी थी मुस्लिम्स की उसको कन्फिस्केट कर दिए लार्ज स्केल में और जो उनको एंड दे वर ट्रीटेड विद द सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। अब इनमें जो है ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा भरोसा या फिर नहीं था, इसी तरह की बहुत ज़्यादा जो मेंटालिटी उस तरह की होने लगी। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वे रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन ए बिग वे। तो उनका ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है या फिर जो मुस्लिम्स की जो भी एसोसिएट्स थे उन्हीं के वजह से ये जो रिबेलियन है वो स्टार्ट हुआ था। तो वो क्या कर, वो इसको जो है थोड़ा सा अंडर जजमेंट वो देख रहे थे मुस्लिम कम्युनिटीज को। और उनका मानना भी था कि ये जो रिबेलियन हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका मेन कारण कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को ही उन्होंने ठहराया। सो द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। अब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि जो भी इंडिया में जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं और जो भी रिलीजन्स है और जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं उनको वो इक्वली सम्मान दे और रेस्पेक्ट करे। सो लास्ट पॉइंट में है, पॉलिसीज वेयर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। दस ए न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगेन आफ्टर 1857। सो कह सकते हैं लास्ट पॉइंट में इन योर बुक, पॉलिसीज वेयर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स। अब यहाँ पे बहुत सारे कानून बने ताकि जमींदार को और लैंडलॉर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि उससे भी कोई ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, बहुत ज्यादा अलग अलग रेट्स थे उनके कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इन द लोकेलिटी और द प्लेसेस, सम प्लेसेस। तो इस तरह से उनको एक पर्टिकुलर राइट दिया गया कि उसके जमीन को कभी कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट कैप्चर नहीं करेगी और उसमें जो भी टैक्सेस थे उनको वो एक पर्टिकुलर या फिर एक बेसिक रूल के हिसाब से ही चलाएंगे। इसके बाद हम कह सकते हैं thus a new phase of history began after 1857। सो हम कह सकते हैं ये जो विद्रोह है वो 1857 में ही खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी बहुत सारे विद्रोह हुए ब्रिटिश के अगेंस्ट में और फाइनली वी आर फ्री आउट ऑफ द ब्रिटिश रूल, मीन्स वी आर नाउ इंडिपेंडेंट। सो हम इसी तरह से कह सकते हैं कि इसके बाद जो है 1857 के बाद भी बहुत सारे विद्रोह हुए अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट and we finally achieved freedom from the British government. So class, your chapter ends here. Thank you.